जय हिंद दोस्तों, मैं हूं चेतन विस्पुते, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम ऑर्डिनेंस 2019 के बारे में। किससे अप्लाई होगा, किससे एप्लीकेबल नहीं होगा, कौन से ट्रांजेक्शन कवर होने वाला है, कौन से कवर नहीं होने वाला है, ये ऑर्डिनेंस की जरूरत क्यों पड़ी। अब यहाँ पर बहुत सारे कंफ्यूजन भी है, तो हो सकता है फ्यूचर में गवर्नमेंट है कुछ क्लियरिफिकेशंस लाए या FAQs लाए, हो सकता है। लेकिन आज मैं आपके सामने अपना व्यू रखना चाहता हूँ कि कौन सी चीजें इसमें कवर हो सकती है और कौन सी नहीं होगी। ये प्योरली मेरा अपना पर्सनल व्यू है। अब ऑर्डिनेंस की जरूरत क्यों पड़ी, तो जब भी पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है, बिल बनाना पॉसिबल नहीं है, एक्ट बनाना पॉसिबल नहीं है, उस केस में प्रेसिडेंट के पास पावर है। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि कुछ चीजें पब्लिक इंटरेस्ट में लाना बहुत जरूरी है, तो आर्टिकल 123 क्लोज 1 के अंदर उनको पावर दिया गया है कि वो एक ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं और उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो उन्होंने वही किया है, ये ऑर्डिनेंस इश्यू कर दिया है। अब ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल रहेगा एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर एप्लीकेबल नहीं रहेगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देख लेते हैं। ये डेफिनेशन से बहुत सारी चीजें हमें क्लियर हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है डिपॉजिट की। कौन सी चीज को डिपॉजिट माना जाएगा। सबसे पहले अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड बाय वे ऑफ एन एडवांस और लोन। अगर एडवांस या लोन की तरह आप किसी तरह से पैसा लेते हो तो इन एनी अदर फॉर्म बाय एनी डिपॉजिट टेकर विद अ प्रॉमिस टू रिटर्न वेदर आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड और अदरवाइज either in cash or in kind or in the form of specified service with or without benefit in the form of interest, bonus, profit or in any other form but does not include। अब but does not include के बाद जो नीचे ट्रांजेक्शन दिए गए उसको छोड़ के बाकी सारा का सारा इसमें कवर हो जाएगा। मनी रिसीव्ड फ्रॉम बैंक और बैंकिंग कंपनी, जिसके ऊपर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लग रहा है, वैसे कंपनी के पास से अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है, पैसा मिल रहा है, तो डिपॉजिट की डेफिनेशन में नहीं आएगा। ऐसी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसको नोटिफाइड किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने RBI के साथ में कंसल्टेशन करके, अगर उसके साथ से पैसा आ रहा है तो वो भी डिपॉजिट के डेफिनेशन में नहीं आएगा। NBFC के पास से जो लोन लिया है, एडवांस लिया है, तो वो भी नहीं आएगा। लेकिन NBFC RBI के साथ रजिस्टर्ड होनी चाहिए। फिर है जनरली सारी है इंडिया में रजिस्टर्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इंश्योरेंस कंपनीज के साथ पास से अगर पैसा आ रहा है तो वो भी डिपॉजिट के डेफिनेशन में काउंट नहीं होगा। फिर है अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और एनी अदर सोर्स वूज गारंटीड बाय गवर्नमेंट और एनी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। अगर गवर्नमेंट ने या स्टैट्यूटरी अथॉरिटी ने गारंटी दी है कि ये अमाउंट मिलना चाहिए जो अदर सोर्स में काउंट हो रही है, तो वो भी डिपॉजिट के डेफिनेशन में नहीं आएगा। यहाँ पे अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो सपोज करो कहीं पे डिमोलिशन हो रहा है, गवर्नमेंट ने कहा है कि आपको ये प्रॉपर्टी के बदले में हम आपको कुछ अमाउंट दे रहे हैं, तो ये यहाँ पर कवर हो सकता है। फिर अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन बैंक, फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन एक्सपोर्ट क्रेडिट कोलैबोरेशन, फॉरेन बॉडी कॉर्पोरेट या फॉरेन सिटीजन के पास अगर मिल रहा है तो वो भी डिपॉजिट के डेफिनेशन में नहीं आएगा। या तो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया एंड सब्जेक्ट टू फेमा एक्ट 1999, तो वो भी डिपॉजिट के डेफिनेशन में काउंट नहीं होगा। फिर दूसरा जो बहुत सारे लोगों का कंसर्न हो सकता है, अगर पार्टनर या LLP का जो डेजिग्नेटेड पार्टनर या नॉर्मल पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूशन फॉर्म में ला रहा है, तो वो भी डिपॉजिट के डेफिनेशन में काउंट नहीं होगा। वो उसके ऊपर बैन नहीं है, वो आप लीगली कर सकते हो। फिर है लोन फ्रॉम रिलेटिव और लोन रिसीव्ड बाय फर्म फ्रॉम रिलेटिव ऑफ अ पार्टनर। अगर फर्म पार्टनर के पास से या पार्टनर के रिलेटिव के पास से ले रही है तो उसके ऊपर भी बैन नहीं है, वो डिपॉजिट के डेफिनेशन में नहीं आएगा। फिर अमाउंट रिसीव्ड एज अ क्रेडिट बाय बायर फ्रॉम अ सेलर ऑन द सेल ऑफ एनी प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल। अगर मूवेबल इमूवेबल कोई भी प्रॉपर्टी है और बायर को कोई क्रेडिट के फॉर्म में सेलर ने अमाउंट दिया है, तो वो भी डिपॉजिट की डेफिनेशन में नहीं आएगा। फिर असेट रिसीव्ड बाय असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी रजिस्टर्ड विद RBI अंडर सेक्शन 3 ऑफ सरफेसी एक्ट 2002। अगर असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी उसे असेट मिल रही है तो वो भी जो डिपॉजिट की डेफिनेशन है उसमें कवर नहीं होगा। फिर अमाउंट एक्सेप्टेड बाय पॉलिटिकल पार्टी अंडर स्पेसिफाइड सेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। जो पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड है, अगर वो अमाउंट एक्सेप्ट कर रही है तो वो भी डिपॉजिट की डेफिनेशन में नहीं आएगा। एनी पीरियोडिक पेमेंट मेड बाय मेंबर ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप operating within such a ceiling as may be prescribed by central state government or union territory government।
अगर स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट ने कोई प्रिस्क्राइब करके रखा है सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए कि आप इतनी अमाउंट तक का कंट्रीब्यूशन सब मिलके कर सकते हो, तो वो सीलिंग लिमिट तक जो भी अमाउंट रहेगी, कंट्रीब्यूशन रहेगा, वो डिपॉजिट की डेफिनेशन में नहीं आएगा। फिर एनी अदर अमाउंट कलेक्टेड सच पर्पस एंड विद इन सीलिंग एज में बी प्रिस्क्राइब बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ अमाउंट प्रिस्क्राइब कर दी होगी कोई स्पेसिफाइड पर्पस के लिए और स्पेसिफाइड सीलिंग लिमिट तक, तो वो वाली चीज डिपॉजिट की डेफिनेशन में नहीं आएगा। और आखिरी वाला लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और सबको इसके बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुकता होगी, अगला है एन अमाउंट रिसीव्ड इन द कोर्स ऑफ और फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड बियरिंग अ जेन्युइन कनेक्शन टू सच बिजनेस। अगर बिजनेस के लिए, बिजनेस के पर्पस के लिए है और बिजनेस के लिए ही है, तो और वो जेन्युइनली लग रहा है कि बिजनेस के लिए करा हुआ है, तो वैसा पेमेंट डिपॉजिट के डेफिनेशन में नहीं आएगा। क्या क्या है वो? अगर आपने पेमेंट रिसीव किया, एडवांस पेमेंट रिसीव किया, पार्ट पेमेंट रिसीव किया, जो किस चीज के लिए आप सर्विस प्रोवाइड करने वाले हो या गुड्स बेचने वाले हो उसके लिए। फिर है एडवांस रिसीव्ड इन कनेक्शन विद कंसिडरेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए आपने कुछ एडवांस रिसीव करके रखा है तो वो भी डिपॉजिट के डेफिनेशन में नहीं आएगा। सिक्योरिटी और डीलरशिप डिपॉजिट, जैसे हम कहीं पे किसी का डीलरशिप लेते हैं या देते हैं, उसके लिए अगर आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट या डीलरशिप डिपॉजिट ली है तो अभी डिपॉजिट के डेफिनेशन में नहीं आएगा। फिर है एन अमाउंट फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट फॉर सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स। अगर सपोज करो आपका कोई लॉन्ग टर्म का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है और वहां पर आपने किसी को एडवांस रिसीव किया है, दिया है फॉर सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स, तो वो भी डिपॉजिट की डेफिनेशन में नहीं आएगा। लेकिन प्रोवाइडेड, ये जो प्रोवाइडेड है, प्रोविजो है, वो ये चार चीजों के लिए, ऊपर के सारे चीजों के लिए नहीं रहेगा। दैट इज इट्स रिफंडेबल, इज डीम्ड टू बी एन डिपॉजिट ऑन एक्सपायरी ऑफ 15 days फ्रॉम द डेट ऑन विच इट बिकम रिफंडेबल। सपोज करो आपने गुड्स या सर्विस को सप्लाई करने की बात करी होगी लेकिन नहीं हो पाया, उस केस में रिफंड करना पड़ेगा। अगर वो रिफंडेबल बनता है, अगर जिस दिन वो रिफंडेबल बनता है वहां से लेकर 15 दिन में आपको उसको रिफंड कर देना। अगर रिफंड नहीं करते हो तो अपने आप वो डिपॉजिट की डेफिनेशन में चला जाएगा। अगली डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, अनरेगुलेटेड डिपॉजिट, जिसके ऊपर पूरा ऑर्डिनेंस बना है। मीन्स स्कीम और एन अरेंजमेंट अंडर विच डिपॉजिट आर एक्सेप्टेड और सॉलिसिटेड बाय एनी डिपॉजिट टेकर by way of business and which is not regulated deposit scheme as specified column 3 of first schedule। अगर आप वैसा कोई बिजनेस करते हो जिसमें आपने पब्लिक के पास सॉलिसिट किया है और आप डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हो, तो वो अनरेगुलेटेड डिपॉजिट माना जाएगा, जिसके ऊपर पूरा बैन लगा दिया गया है। अगर ऑर्डिनेंस में जो भी सारे रूल्स बताए गए हैं, नियम्स बताए गए, अगर वो फॉलो नहीं होता है तो पेनल्टी क्या रहेगी? तो मिनिमम 1 साल की पेनल्टी है, पेनल्टी मतलब इम्प्रिजनमेंट है, मैक्सिमम 5 साल तक का इम्प्रिजनमेंट रहेगा, और अमाउंट के टर्म में पेनल्टी है मिनिमम 2 लाख रुपया और 10 लाख रुपया तक हो सकती है, और दूसरे अलग अलग डिफॉल्ट्स के लिए अलग अलग पेनल्टीज का प्रावधान किया गया है। अगली डेफिनेशन है डिपॉजिट टेकर। डिपॉजिट टेकर पैसा लेने वाला कौन कौन हो सकता है? इंडिविजुअल हो सकता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो सकता है, प्रोप्राइटरी कंसर्न्स हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड और नॉट रजिस्टर्ड, एलएलपी, कंपनी, एओपी, ट्रस्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, और आखिरी वाला एनी अदर अरेंजमेंट। अब इसके ऊपर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अब एनी अदर अरेंजमेंट में कौन सा आ सकता है? सपोज करो आप बिजनेस कर रहे हो और आप रिलेटिव के पास से नहीं, सपोज मैं आपका फ्रेंड हूं, आपका कोई बिजनेस चल रहा है और आपको पैसे की जरूरत है, आप कह रहे हो कि भाई मुझे थोड़ा उधार दो, 50,000, लाख, 10 लाख, जितनी भी कोई भी अमाउंट, और सपोज करो मैं आपको दे रहा हूं, तो क्या वो इसमें काउंट होगा? एनी अदर अरेंजमेंट में क्या वो डिपॉजिट की डेफिनेशन में आएगा? तो मेरा व्यू कहता है, मेरा इंटरप्रिटेशन ये कहता है कि ऑर्डिनेंस इस चीज के लिए इश्यू नहीं किया गया है। मेनली गवर्नमेंट का इंटेंशन है कि जो पोंजी स्कीम्स है, चीट फंड्स है, वो बंद हो जाए, ना कि नॉर्मल बिजनेस। तो ऐसा जो ट्रांजैक्शन मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया वो इसमें काउंट नहीं होगा। अब हमें वेट करना है कि ये काउंट होगा या नहीं होगा, उसके लिए गवर्नमेंट कोई क्लियरिफिकेशन देगी तब या एफएक्यूज इश्यू होगा तब।
अब रिलेटिव में कौन से लोग आते हैं? जो कंपनीज एक्ट 2013 में मेंशन किए वैसे लोग आ सकते हैं। मेंबर ऑफ HUF, हस्बैंड एंड वाइफ, फादर इंक्लूडिंग स्टेप फादर, किसी के स्टेप फादर भी हो सकते हैं, मदर इंक्लूडिंग स्टेप मदर, सन इंक्लूडिंग स्टेप सन, सन्स वाइफ, डॉटर, डॉटर्स हस्बैंड, ब्रदर प्रोवाइडेड स्टेप ब्रदर भी हो सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा है तो प्लीज सबके साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।